नमस्कार। मैं खुशहाल कुमारी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में इतिहास विभाग के द्वितीय सत्र की छात्रा हूं और मेरे प्रेजेंटेशन का जो विषय है वो है गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताएं। भारत के गौरवशाली इतिहास में गुप्त साम्राज्य जो था एक विशेष महत्व प्राप्त किए हुए है। इस गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी और इस साम्राज्य को एक विशाल व विस्तृत रूप प्रदान करने में गुप्त सम्राटों की अहम भूमिका रही है और इसे अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त जैसे महान शासक हुए हैं और स्कंदगुप्त के समय तक आते आते जो है इस गुप्त साम्राज्य की नींव जो है डगमगा गई थी, क्योंकि उस समय जो है हुनों के आक्रमण भारत में बार बार हो रहे थे, जिस कारण जो है गुप्तों की सत्ता छिन्न भिन्न हो गई थी। गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैली हुई थी और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इस साम्राज्य की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो आरसी मजूमदार का मानना है कि गुप्त शासक जो थे वे क्षत्रिय थे और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि वे ब्राह्मण थे, जबकि केपी जायसवाल का मानना है कि वे शूद्र थे। परंतु आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर जैसे विद्वान मानते हैं कि वे वैश्य थे, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार जो वैश्य होते थे वे अपने नाम के अंत में गुप्त जोड़ते थे। इसीलिए जो है अधिकांश विद्वान इसी मत को स्वीकार करते हैं। तथा गुप्तकालीन जो जानकारी है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, लिटरेरी सोर्सेज से और फॉरेन अकाउंट से जानकारी मिलती है, जिसमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मेहरौली लौह स्तंभ, भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख जो है हमें गुप्तकालीन जानकारी प्रदान करवाते हैं। और जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सिक्के भी अहम भूमिका रखते हैं और उसमें हमें व्याना से जो है गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के व्याघ्रहंता और वीणाधारी तथा अश्वमेध प्रकार के सिक्के मिलते हैं तथा कुमारगुप्त की मयूर मुद्राएं भी हमें मिलती हैं। और लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए तो साहित्य को जो है मैक्स मोलर मानते हैं कि ये पुनर्जागरण का काल था और उस समय साहित्य को अद्वितीय उन्नति प्राप्त हुई और गुप्तकालीन शासकों ने साहित्य को संरक्षण दिया और संस्कृत साहित्य को एक विशेष महत्व उस समय मिला तथा कालिदास जैसे महान विद्वान कवि उस समय हुए और विष्णु शर्मा जैसे विद्वान कवि जो थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों दरबार में नवरत्नों में एक थे। उस समय मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी तथा जो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है उससे हमें गुप्तकालीन प्रशासन की या उस समय की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तथा बात की जाए फॉरेन अकाउंट्स की तो फायान के फोकोकी से हमें उस समय के जो वर्णन है हमें मिलता है तथा जो फायान था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य भारत में रहा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस समय शासक था। हालांकि उस फायान ने जो है किसी शासक का नाम जो है उसमें नहीं लिखा है और ये हमारे जो गुप्तकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उस समय की प्रशासनिक विशेषताओं की अगर बात की जाए तो गुप्त वंश ऐसा पहला राजवंश था जिसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया और जो है उस समय उन्होंने पहला राजवंश था जिसने जो है जो दक्षिण की ओर अपना रुख किया, जिसमें समुद्रगुप्त के अभिलेखों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है और संस्कृत साहित्य को इसमें प्रोत्साहन दिया तथा कला व स्थापत्य को संरक्षण दिया गया गुप्तकालीन शासकों द्वारा तथा जो हिंदू मंदिर थे हिंदू मंदिरों को प्रमुखता इसमें मिली, जिसमें जो है भुमरा का शिव मंदिर, तिकवा का विष्णु मंदिर आदि जो मंदिर थे उस समय निर्मित किए गए।
सोने की सिक्कों की बहुतायत इसमें देखने को मिलती है। और भूमि अनुदान जो है, इस समय पहली ऐसी प्रथा थी जो प्रचलित हुई, जिसमें भूमि के अनुदान के साथ साथ जो है उस मालिकाना हक भी उसका दिया जाता था, जो सामंतवाद का एक प्रमुख कारण हुआ, जिसे रामशरण शर्मा कहते हैं कि यह सामंतवाद का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। और राजकीय पदों को आनुवंशिक कर दिया गया, और एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक पदों को ग्रहण कर सकता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में हमें हरिसेन का मिलता है, जो महादंड नायक भी था, संधि विग्रहिक भी था, और एक कुमार मात्या भी था। उसी प्रकार बहुत सी ऐसी विशेषताएं जो है वो हमें गुप्तकालीन मिलती है। बात की जाए प्रशासन की, तो उस समय जो प्रशासन था वो सत्ता का केंद्र सम्राट होता था, और सम्राट जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। सम्राट को असीमित अधिकार वो शक्तियां प्राप्त थी, तथा महाराजा धीराज, परम भट्टारक और एक राज जैसी भारी भरकम उपाधियां जो है वो धारण करता था। राजा को शासन में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता था, जिसमें कुमार मात्या जो था उच्च पदाधिकारी होता था, महाबलाधिकृत सेना प्रमुख होता था, और संधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री होता था, और महादंड नायक जो था वो न्यायाधीश होता था, जबकि दंड पाशिक जो था पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। इसी प्रकार जो है प्रशासन को चलाने के लिए उसे अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो है प्रांत का प्रमुख जो था वो उपरीक कहलाता था, और सीमांत प्रांत जो था उसका प्रमुख गुप्ता होता था। प्रांतों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें मालवा, पूर्वी मालवा, मगध आदि जो था वो उस समय के प्रांत हुआ करते थे। और उस समय के नगर प्रशासन की अगर बात करें तो नगर को पुर कहा जाता था और नगरपति को पुरपाल कहा जाता था। नगर के प्रशासन को नगर पालिकाएं चलाती थी। विश जो थे वे जिला को कहते थे, और जिला प्रशासन को विषयपति चलाता था, तथा विषयपति एक समिति का गठन किया जाता था, जो प्रशासन चलाने में उसकी सहायता करता था। उसमें जो है नगर श्रेष्ठी, नगर प्रधान होते थे, और दूसरा जो सातवां था वो व्यापारियों के प्रधान होते थे। उसी प्रकार प्रथम कुलिक जो थे वो प्रमुख शिल्पी होते थे, और जो चौथा था वो था उसमें प्रथम कायास्थ होते थे, जो कि प्रमुख लिपिक होते थे। उसी प्रकार जो ग्राम प्रशासन की अगर बात की जाए तो ग्राम का प्रमुख ग्रामपति होता था, और इसी काल में जो है हमें स्वायत्त प्रशासन देखने को मिलता है। स्वायत्त प्रशासन अर्थात ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम का प्रशासन चलाया जाता था, और जिन्हें पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम पंचायतों का प्रथम उल्लेख हमें आम्रकार्दव के सांची लेख में मिलता है। उसी प्रकार अगर न्याय प्रशासन की बात की जाए तो न्याय प्रशासन में महादंड नायकों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें 3 महादंड नायक हैं, जिसमें हरिसेन, ध्रुवभूति और तिलक भट्ट नाम उल्लिखित है। और न्याय व्यवस्था का जो प्रमुख स्रोत है हमें स्मृति ग्रंथ है, जिसमें जो नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। न्यायालयों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें जो प्रथम न्यायालय होते थे उन्हें प्रतिष्ठित न्यायालय कहते थे, वो स्थायी न्यायालय होते थे। दूसरे अप्रतिष्ठित न्यायालय थे जो विशेष प्रयोजनों पर लगाए जाते थे, और तीसरा जो न्यायालय था वो शासित होते थे, जो राजा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय लगाया जाता था, और चौथा जो न्यायालय था वो मुद्रित न्यायालय होता था, जो कि पाठ विभागों के न्यायालय होते थे। और उस समय की सैन्य व्यवस्था को देखें तो गुप्तकालीन सेना जो थी सुसंगठित और विशाल थी, जिसका सेनापति महाबलाधिकृत होता था, और महापिलुपति जो था वो हाथी सेना का प्रमुख होता था, और भटाशपति जो था वो अश्व सेना का प्रमुख होता था। उस समय के सैन्य शास्त्रों का अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग या वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें जो शर, शंकु और तोमर जैसे अस्त्र शस्त्र प्रयोग में किए जाते थे। और भू प्रशासन की अगर बात की जाए तो उस समय का जो भूमि प्रशासन था उसको भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया था, और जिसमें जो है क्षेत्र भूमि थी जिसे खेती योग्य भूमि होती थी,
होती थी और खिल्य भूमि जो बंजर भूमि होती थी, वास्तु भूमि जो थी वो जिसमें घर मकान आदि बना सकते थे, और उसी प्रकार जो थी अप्रदत्त भूमि थी, अपृहत भूमि थी, अग्रहार भूमि थी जो धार्मिक कार्य या शैक्षणिक कार्य के लिए दी जाती थी। उसी प्रकार जो थी ब्रह्मदेव भूमि जो ब्राह्मणों को उनके भरण पोषण के लिए दी जाती थी। उसी प्रकार करों को एकत्रित करने वाले, अगर कर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो करों को एकत्रित करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। और न्यायाधिकरण जो थे वो भूमि संबंधी वाद विवादों का जो निपटारा करते थे। और महाक्षपटलिक जो थे वो भूमि संबंधी लेखा जोखा रखते थे। और जो उस समय के कर थे वे मुख्यतः जो थे 1/6 भाग उत्पादन का लेता था। और नारद स्मृति में कहा गया है कि प्रजा राजा को कर देती है क्योंकि राजा जो है प्रजा की सुरक्षा करता है। और भोग एक कर था जो एक फल या सब्जी के रूप में राजा को प्रतिदिन स्वैच्छिक कर होता था वो दिया जाता था। और उदरिंग कर था जो काश्तकारों से लिया जाता था। उपरिकर कर जो था वो स्थायी किसानों से लिया जाता था तथा किसानों को जो है 2 भागों की स्थायी किसान होते थे और कृषि करते थे। उस समय की प्रशासन व्यवस्था जो थी बहुत सुसंगठित थी और उच्च कोटि की थी। करों का भुगतान जो था वो 2 प्रकार से किया जाता था, जिसमें अन्न को मेय कर कहा जाता था, अन्न के रूप में दिया जाता था, और दूसरा जो था वो हिरण्य कर था वो नकद दिया जाता था। और उस समय जो है गुप्त काल में ऐसा पहली बार देखने को मिलता है कि भूमि के रूप में भी वेतन दिया जाने लगा। गैर सरकारी जो लोग थे उन्हें भी राजकीय पद प्रदान किए गए, जिसमें शिल्पी हो गए, काश्तकार हो गए, उन्हें भी जो है राजकीय प्रशासन का हिस्सा बनाया गया। तो गुप्त काल में हमें ऐसे बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती है जो गुप्त काल को अन्य राजवंशों से अलग करवाती है। और गुप्त काल को इन सभी विशेषताओं के कारण जो है गुप्त काल को गुप्त काल कहा गया है, जिसे स्वर्ण युग और क्लासिकल युग की संज्ञा विद्वानों ने दी गई है। थैंक यू सो मच।